गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे बच्चों। गतिकी का पार्ट पढ़ रहे थे और हमने इस पार्ट में गतिकी के जितने भी की फैक्टर होते हैं, की फैक्टर का मैं मतलब बार बार समझा चुका हूँ। गति को समझने के लिए जितनी परिभाषाओं की अपने को जरूरत पड़ती है उन सब की अपन बात कर चुके हैं। और लास्ट में हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कहे थे। दूरी का किया है, विस्थापन का किया है, औसत चाल का किया है, औसत वेग का किया है। और साथ में कुछ पॉइंट हमने पढ़े हैं कि भाई औसत चाल, औसत वेग, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग वगैरह की दिशाएं कैसे ज्ञात की जाती है। ये सब अपन ने जो है वो अभी तक की क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब हमें आगे बढ़ने से पहले गति के ग्राफ को जो है वो डिस्कस करना पड़ेगा कि गति में कितने टाइप के ग्राफ बनते हैं, कैसे उन ग्राफ को समझा जाएगा, कैसे उनको देखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं गति का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। गति का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये अपने आज का टॉपिक है। हमें बेसिकली यही पढ़ना है। सारे ग्राफ अपन इसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज रिवाइज करवा दूं। जब मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़ाए थे तब कहा था कि मान लीजिए दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी, इनके बीच में ग्राफ खींचा है। यहाँ पे ए को हमने वाई एक्स पे रिप्रेजेंट कर रखा है और बी को हमने एक्स एक्स पे रिप्रेजेंट कर रखा है। यदि आपसे पूछे कि इस ग्राफ की ढाल किसको रिप्रेजेंट करेगी तो आप ए में बी का भाग दे लो। और यदि आपसे पूछे कि बताओ इसका जो क्षेत्रफल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा तो ए गुणा बी से ज्ञात कर लो। ये मैंने वहां पढ़ाया था और एक एग्जाम्पल भी हमने वहां लिया था। इस चीज को अपने को ग्राफ में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो देखिए, ये बात आप याद रखिएगा और इस चीज को अपन यूज करेंगे बार बार ढाल निकालने के लिए। ए बट्टा बी यानी वाई कोऑर्डिनेट वाला बट्टा एक्स कोऑर्डिनेट, ये असल में y कोऑर्डिनेट बटा x कोऑर्डिनेट है। कई बार वो इसको बदल देता है तो अपने को उसके हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से। सबसे पहले अपन ग्राफ बनाते हैं स्थिर कण का। बहुत सारे हैं। स्थिति समय आलेख की अपन बात करते हैं, फिर अपन गति समय आलेख की बात करेंगे, फिर अपन जो है वो त्वरण समय आलेख की भी बात करेंगे। चलिए बच्चों, तो पहला अपन हेडिंग लगाते हैं। ग्राफ अपने को खींचना है किसका? स्थिति समय आलेख। स्थिति समय आलेख मतलब क्या हुआ? एक्स टी ग्राफ है ये। किसके किसके बीच में खींचा हुआ है? स्थिति यानी एक्स और समय यानी टी के बीच में खींचा हुआ है। समझ में आ रही है बात? चलिए, इसमें पहला ग्राफ, कंडीशन फर्स्ट ग्राफ पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इस कंडीशंस पे जाने से पहले मैं साइड में एक चीज कैलकुलेट कर लेता हूं, पहले ही कैलकुलेट कर लेता हूं। यदि मैं इस ग्राफ का एक्स टी ग्राफ की ढाल निकालूं, एक्स टी ग्राफ की ढाल निकालूं तो वो आएगी, देखो एक्स बट्टे टी यानी दूरी बट्टा समय, जो कि हो जाएगा वेग। इस ग्राफ की जो ढाल है वो वेग को प्रदर्शित करेगी। और यदि मैं क्षेत्रफल को ज्ञात करूं तो
एक्स गुणा टी, दूरी गुणा समय, जो बेसिकली कोई राशि परिभाषित नहीं है लेकिन हमने निकाल ली। अब अपन पहला ग्राफ बनाते हैं। देखो आपकी किताब में पहले हेडिंग दे रखी है, फिर उसका ग्राफ बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे उल्टा बताऊंगा आपको। मैं आपको पहले ग्राफ बनाऊंगा और हमें उल्टा करना है। हम ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि वो ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए कंडीशन फर्स्ट ग्राफ अपन इसमें बनाते हैं। ग्राफ हमने बनाया इस तरह से, x और t के बीच में बनाएंगे पहले अपन ग्राफ। आपको ग्राफ इस तरह से दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो ये इसका कोई x मान है, ये x में और t में। चलो अब इस ग्राफ में अपन देखते हैं कि ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान से देखो, पहला पॉइंट हमने ये लिखा कि ये जिस वस्तु का, किसी गतिशील वस्तु के x और t के बीच में ये ग्राफ किसी ने खींचा है और हमें ये ग्राफ दिया हुआ है। हमें करना क्या है, पता करना है इस ग्राफ से कि उस जो गतिशील वस्तु है वो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, वो किस किस चीज को फॉलो कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, आज की क्लास में हम ग्राफ ही पढ़ेंगे, 5-7 जितने भी ग्राफ हैं उन ग्राफ को पढ़ेंगे और आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे और बाकी का पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। तो आज देखो बच्चों, ये हमें पहला ग्राफ दिया हुआ है जो कि x और t के बीच में, यानी उसकी स्थिति और समय के बीच में दिया हुआ है। हमने देखा कि देखो समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। ये हमें पता लगा ग्राफ से। मान लो यहाँ पे t बराबर 0 है, t बराबर 0 पे ये x पे है, यहाँ t बराबर 1 है, वहां भी x पे है, यहाँ t बराबर 2 है, वहां पर भी ये x पे है, यहाँ t बराबर 3 है, यहाँ पर भी ये x पर है, यहाँ t बराबर 4 है, यहाँ पर भी x पर है। इसका मतलब समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, और स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा इसका मतलब वस्तु स्थिर है। ये ग्राफ स्थिर वस्तु का है, समझ में आ रही बात, अर्थात वस्तु स्थिर है। स्थिर वस्तु का है, पहला ग्राफ अपने को समझ में आ गया। बात समझ में आई। अब हमें ये ग्राफ दिया होता, अब आगे अपने को ऐसे ग्राफ मिलेंगे, हमें उस ग्राफ को देखकर ये पहचानना पड़ेगा कि ये ग्राफ किस चीज को प्रदर्शित करता है। फिलहाल मैंने ये ग्राफ पहला उठाया, x और t में बनाया हुआ था। मैंने कहा कि समय के साथ भाई साहब x में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। समय के साथ यदि x में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि ये वस्तु जो है वो समय के साथ स्थिर है, अपनी जगह से चल नहीं रही है, स्थिर है, गति कर ही नहीं रही। समझ में आई बात। चलिए कंडीशन नंबर सेकेंड का ग्राफ बनाते हैं। पहला समझ में आया एकदम क्लियर, x में कोई चेंज नहीं हो रहा था, इसका मतलब वस्तु स्थिर है। कंडीशन सेकेंड, ग्राफ बनाते हैं पहले। ग्राफ अपने को ऐसे मिल रहा है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं पहली पॉइंट पर। देखो यहाँ t बराबर 0 है, ये x बराबर 0 पे था। t बराबर 1 पर इसका x का कोई मान है, मान लीजिए मैं t बराबर 1 पर इसका x का मान 1 मान लेता हूँ। फिर t बराबर 2 पर भी इसका x का कुछ मान है, मान लीजिए मैं इसको 2 मान लेता हूँ। t बराबर 3 पर भी इसका x का कोई मान है, मान लीजिए मैं इसको 3 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो समय के साथ जो है वो स्थिति बदल रही है, इसकी पोजीशन बदल रही है। इसका मतलब ये वस्तु स्थिर तो नहीं है, गतिशील है। समझ में आई इतनी कहानी। ये स्थिर वस्तु का ग्राफ नहीं है, किसका ग्राफ है, गतिशील वस्तु का ग्राफ है। ये हमें पता लग गया, समझ में आई बात। तो पहला अपन पॉइंट ग्राफ के देखो अपने को क्या पता लगा, समय के साथ स्थिति में
परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अरे समझ में आ रही क्या बात? यहाँ पे x के साथ, ऊपर वाले में x के साथ परिवर्तन नहीं हो मतलब समय के साथ x में परिवर्तन नहीं हो रहा था, और यहाँ हो रहा है। स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात वस्तु स्थिर नहीं है, गतिशील है। चलो बच्चों, फिर मैंने क्या किया, मुझे ये पता है, देखो ऊपर ही मैंने लिख रखा है कि इस ग्राफ की ढाल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेग को रिप्रेजेंट करेगी। तो मैं गया ढाल निकालने के लिए इस ग्राफ पर तो मैं इस ग्राफ पे ढाल पे गया, तो मुझे यहाँ पता लगा, देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ किया, यहाँ ढाल बनाई, मान लीजिए ये कोण आया थीटा। फिर मैं यहाँ ढाल बना के देख रहा हूँ, मान लीजिए ये कोण भी थीटा आ रहा है, भाई चेंज आएगा ही नहीं, देखो ध्यान से, सीधी रेखा है। यहाँ कोण बनाया तो भी ये आया थीटा। इसका मतलब इसके किसी भी बिंदु पर ढाल ले लो, मैंने 3 बिंदुओं पर ढाल लेके आपको दिखाई है। ढाल का मतलब होता है थीटा, सॉरी टेन थीटा। तो उसके लिए पहले आपको थीटा चाहिए ना भाई। ढाल को हम क्या कहते हैं, ढाल को हम टेन थीटा ही तो कहते हैं, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेग को रिप्रेजेंट करेगा इस ग्राफ के लिए। तो मैंने थीटा निकाला, अलग अलग जगहों पर मैंने 3 जगहों पर थीटा निकाला, और मुझे ये पता लगा कि ये सीधी रेखा होने के कारण तीनों जगहों के जो कोण है वो बराबर बराबर आ रहे हैं। तीनों जगहों के कोण यदि बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी ढाल नियत है, और ढाल नियत होने का मतलब इसका वेग नियत है। मतलब ये एक ऐसी वस्तु का ग्राफ है जो नियत वेग से गति कर रही है, जिसका वेग बदल नहीं रहा है। समझ में आई कहानी? मैंने क्या किया, दोबारा सुनिए, मैं ग्राफ पे गया, मैंने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बिंदुओं पर इसकी ढाल निकाली, मैंने कोण बना के देख लिया। भाई कोण निकालूंगा तभी तो ढाल निकलेगी। मैंने अलग अलग जगहों पर कोण बना के देख लिया, तो कोण इसके जो हैं वो तीनों जगहों पर, मैंने 3 पॉइंट लिए, तीनों जगहों पर कोण बराबर आ रहा था सीधी रेखा के कारण। और कोण बराबर आने का मतलब है इसकी ढाल नियत हो गई, ढाल नियत होने का मतलब है इसका वेग नियत हो गया। अर्थात ये एक ऐसी वस्तु का ग्राफ है जिसका वेग नियत है, जिसका वेग बदल नहीं रहा है। नियत वेग से गतिशील वस्तु का ग्राफ है। क्या है ये? नियत वेग से गतिशील वस्तु का ग्राफ है। तो अपन दूसरा पॉइंट लिखते हैं, ग्राफ की ढाल वेग को प्रदर्शित करती है। ग्राफ की ढाल वेग को प्रदर्शित करती है। चूंकि ग्राफ की ढाल नियत है, अर्थात वस्तु का वेग भी नियत है। तो एज ए रिजल्ट मैं ये कह दूंगा कि ये नियत वेग से गतिशील वस्तु का ग्राफ है। क्या है? नियत वेग से गतिशील वस्तु का ग्राफ है। अच्छा, वेग नियत है, इसका मतलब त्वरण नहीं है क्योंकि त्वरण होता तो वेग बदलता। समझ में आई बात? नियत वेग से गतिशील वस्तु का ग्राफ है, इसका मतलब वेग नियत है भाई साहब, वेग नियत है, इसका मतलब उसमें त्वरण नहीं, क्योंकि यदि त्वरण होता तो वो वेग के मान को या उसकी दिशा को पक्का बदल देता। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जिस भी वस्तु का ग्राफ आपने खींचा है उसमें त्वरण नहीं है, उसका वेग नियत है। ये बात समझ में आई? तो पहला ग्राफ हमने स्थिर वस्तु का ग्राफ बनाया, दूसरा हमने नियत वेग से गतिशील वस्तु का ग्राफ बनाया। तीसरा ग्राफ देखो, कंडीशन नंबर थर्ड, ग्राफ बना लेता हूं मैं, वही एक्स और टी में, और इस बार ग्राफ ऐसा आ रहा है। तो पहली चीज तो ये देखो, साफ साफ दिख रहा है कि
यहाँ पे x 0 था, t 0 है, यहाँ पे t 1 होने पर x का कुछ मान हो गया, t 2 होने पर x का कुछ मान हो गया, t 3 होने पर x का कुछ मान हो गया, t 4 होने पर x का कुछ मान हो गया, t 5 होने पर x का कुछ मान हो गया। इसका मतलब x तो बदल रहा है भाई साहब, बदल रहा है। इसका मतलब ये स्थिर वस्तु का तो नहीं है। स्थिर वस्तु का ग्राफ तो एक सीधा इस तरह से लाइन बनेगी, तो वही होता है जैसे अपन उसमें पहले वाले में बनाया था। तो स्थिर तो नहीं है, x में बदल रहा है, इसका मतलब ये गति तो कर रहा है। तो गति कर रहा है तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि भाई वेग क्या कहानी कहता है। जैसे गति का पता लग जाता है तो अपन वेग पे चले जाते हैं। तो वेग जानने के लिए अपने को ढाल जाननी होती है। तो मैं इसके भी 3 बिंदुओं पे गया। पहले मैं यहां पर गया, इस पॉइंट पर गया, इस पर मैंने ये ऐसा बनाया। चूंकि उधर वाली लाइन नहीं है सीधी, इसलिए मैंने इस पे स्पर्श रेखा खींच के यहाँ पे पहला कोण बना लिया। फिर मैं दूसरे पॉइंट पर गया, स्पर्श रेखा खींच के मैंने दूसरा कोण बना लिया। फिर मैं चलो आगे इस पे गया, तो ये इस तरह से है ये। चलो 2 ही ले लेते हैं, काफी 3 ले, चलो 3 ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे से बना देते हैं इसको। पहले इस पॉइंट पे गया, यहाँ ये ऐसी रेखा है, ये ऐसी रेखा है, यहाँ कोण बन रहा है θ1। फिर यहाँ गया, ये ऐसी रेखा है, यहाँ ऐसी रेखा है, ये कोण हो गया θ2। फिर यहाँ गया, ये ऐसा, और ये स्पर्श रेखा के तौर पर ये, और ये तीसरा। तो ध्यान से देखो, θ3 सबसे बड़ा है, θ2 से भी बड़ा है, θ1 से भी बड़ा है। इसका मतलब ढाल लगातार बढ़ रही है, ढाल लगातार बढ़ रही है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? ढाल लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब इसका वेग भी लगातार बढ़ रहा है। कोई दिक्कत? वेग लगातार बढ़ने का मतलब हो गया कि इसमें त्वरण है। त्वरण होगा तो ही तो वेग बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? भाई त्वरण होगा तो ही तो वेग बढ़ेगा। तो हमने इसके 3 अलग अलग बिंदुओं पे जो है वो क्या लिया, ढाल देखी। ढाल देखने पे अपने को पता लगा कि कोण लगातार बढ़ रहा है। भाई साहब कोण लगातार बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि ढाल लगातार बढ़ रही है। और ढाल लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब हुआ कि इसका वेग लगातार बढ़ रहा है। तो ये असमान वेग की गति हो गई जिसमें त्वरण है और धनात्मक त्वरण है। क्यों? धनात्मक त्वरण ही वेग के मान को बढ़ाएगा, ऋणात्मक त्वरण वेग के मान को घटाएगा। यहाँ वेग लगातार बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये धनात्मक त्वरण से गतिशील किसी वस्तु का ग्राफ है। समझ में आई बात? क्या है? धनात्मक त्वरण से गतिशील किसी वस्तु के गति का ग्राफ है ये। एज ए रिजल्ट मैं क्या लिख दूं? वस्तु यह है ग्राफ धनात्मक त्वरण धनात्मक त्वरण से गतिशील वस्तु का ग्राफ है। अरे समझ में आई क्या? 1 मिनट के लिए दोबारा से समझो। मेरे को ग्राफ दिया हुआ था जिसमें x और t का ग्राफ था। मुझे पता है x t ग्राफ की जो ढाल है वो वेग को प्रदर्शित करेगी। तो मैं ढाल निकालने के लिए 3 बिंदुओं पे गया, मैंने वहां कोण बनाए तो मुझे ये पता लगा कि भाई साहब कोण हर पॉइंट पर लगातार बदल रहा है, बढ़ रहा है। बदल रहा है मतलब बढ़ रहा है। कोण बढ़ रहा है तो मैं कहूंगा कि ढाल भी बढ़ेगी, और ढाल बढ़ने का मतलब है वेग बढ़ेगा। और वेग तभी बढ़ सकता है जब उसके पास त्वरण हो, और वो भी धनात्मक, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण वेग के मान को घटा देता है और धनात्मक त्वरण वेग के मान को बढ़ा देता है। यहाँ पे कोण बढ़ रहा है, इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, और वेग बढ़ रहा है मतलब वस्तु के पास त्वरण है, वो भी धनात्मक। तो मैंने रिजल्ट के तौर पर लिख दिया कि ये एक ऐसी वस्तु का ग्राफ है जो कि धनात्मक त्वरण से गति कर रही है। समझ में आई बात? चलिए इसमें एक ग्राफ और बनाते हैं, कंडीशन नंबर 4। अभी एक्स टी ग्राफ ही चल रहा है अपना, एक्स और टी के बीच में ग्राफ अपन बना रहे हैं, एक्स टी ग्राफ चल रहा है अपना, और 3 अपन ने इसमें ग्राफ पढ़ लिए हैं। अब चौथा ग्राफ अपन इसी कैटेगरी में पढ़ते हैं, एक्स टी वाले में ही।
तो देखो बच्चों, कंडीशन नंबर 4, ऐसा ग्राफ आपको दे रखा है, क्लियर है? तो चलो चल के ढाल बनाते हैं। ग्राफ यदि सीधी लाइन हो तब तो उसके बीच में कोण सीधा ही बन जाता है, और सीधी लाइन ना हो तो वहां स्पर्श रेखा खींच के बना लेते हैं। ये स्पर्श रेखा खींच दी, हमारा पहला कोण है। यहाँ स्पर्श रेखा खींच दी, हमारा दूसरा कोण है। साफ साफ दिख रहा है कि θ1 θ2 से बड़ा है, मतलब ढाल पहले बड़ी थी बाद में कम हो गई, और कम होने का मतलब ढाल घट रही है, ढाल घटने का मतलब है वेग भी घट रहा है, और वेग घटने का मतलब है कि इसके पास इसका वेग लगातार कम हो रहा है। वेग लगातार कम होने का मतलब है कि वेग के मान को परिवर्तित तो किया जा रहा है। वेग के मान को परिवर्तित कौन करेगा? त्वरण ही करेगा। वेग के मान को चेंज कौन करेगा? त्वरण करेगा। इसका मतलब इसके पास तो त्वरण तो है, लेकिन ऋणात्मक त्वरण है। धनात्मक त्वरण वेग के मान को बढ़ाता है, ऋणात्मक त्वरण वेग के मान को घटाता है। यहाँ मैं एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। धनात्मक त्वरण को त्वरण कहते हैं और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। तो यहाँ पे अपने को पता लगा कि ये एक ऐसी वस्तु का ग्राफ है जिसका वेग लगातार कम हो रहा है। इसका मतलब ये वस्तु जो है वो ऋणात्मक त्वरण से गतिशील है, यानी इसके पास ऋणात्मक त्वरण है जो इसके वेग के मान को लगातार घटा रहा है, यानी इसके पास मंदन है। तो एज ए रिजल्ट मैं इसको लिख दूं कि इसका ग्राफ है ये। ऋणात्मक त्वरण, और ऋणात्मक त्वरण को ही तो अपन कहते हैं मंदन, रिटार्डेशन इंग्लिश में कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण से गतिशील वस्तु का ग्राफ है। ठीक है बच्चों, चलिए कंडीशन नंबर 4, अपन ने एक्स ग्राफ पढ़ लिया, मतलब स्थिति समय आलेख हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं वेग समय आलेख यानी वीटी ग्राफ। हेडिंग लगाते हैं वेग समय आलेख, यानी v और t के बीच में खींचा हुआ ग्राफ है, वीटी ग्राफ। तो इसमें देखो पहला अपन लिखते हैं वेग में और टी में खींचा इस बार पहली लाइन ऐसी। तो देखो वो जो पहला ग्राफ बनाया था वही ऐसा वहां x की लाइन सीधी थी, इसका मतलब x नहीं बदल रहा था। यहाँ v की लाइन सीधी है, इसका मतलब v नहीं बदल रहा। मतलब ये जो ग्राफ है वो नियत वेग से गतिशील, भाई वेग नहीं बदल रहा तभी तो अपन कहेंगे नियत वेग है। नियत वेग से गतिशील नियत वेग से गतिशील वस्तु का ग्राफ है। ये एक ऐसी वस्तु है जिसका वेग नियत है, मतलब उसमें त्वरण नहीं है भाई साहब। त्वरण होता तो वेग बदलता। चलिए कंडीशन सेकेंड बनाते हैं। इस बार ग्राफ पे कुछ ऐसा दे रखा है। पहली बात तो देखो v और t के बीच में चेंज आ रहा है, मतलब जैसे जैसे t चेंज हो रहा है वैसे वैसे v भी चेंज हो रहा है, ऊपर समझाया था। अब यहाँ पे देखो, पहले ये चीज देखो कि वीटी ग्राफ की ढाल किसको रिप्रेजेंट करती है। वीटी ग्राफ की ढाल v बट्टा टी यानी त्वरण को रिप्रेजेंट करती है। इस ग्राफ पे गए, यहां से त्वरण देखा तो थीटा, यहां से भी त्वरण देखा तो थीटा, यहां से भी त्वरण देखा तो थीटा।
मतलब इस ग्राफ का ढाल नियत है। ढाल नियत होने का मतलब है त्वरण नियत है। इसका मतलब ये एक ऐसी वस्तु का ग्राफ है जो कि नियत त्वरण से चल रही है, और वो त्वरण धनात्मक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तब तो ढाल आपको ऋणात्मक मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपको नहीं मिल रही। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये ग्राफ जो दे रखा है वो धनात्मक त्वरण का दे रखा है। तो देखो मैंने क्या बोला, दोबारा सुनिए। मैंने कहा कि मैं इस ग्राफ पे गया, मैंने 3 बिंदुओं पे इसकी ढाल बनाने की कोशिश की, तो मुझे पता लगा कि कोण बराबर बन रहा है। कोण बराबर बनने का मतलब है ढाल बराबर बनेगी, ढाल बराबर बनने का मतलब है त्वरण बराबर रहेगा, त्वरण बराबर रहने का मतलब है कि ये एक ऐसी वस्तु का ग्राफ है जिसका त्वरण नियत है। एज ए रिजल्ट मैं लिख देता हूं, यह ग्राफ नियत त्वरण से गतिशील, नियत त्वरण से गतिशील वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है। चलिए बच्चों, तीसरा कंडीशन अपन इसमें पढ़ते हैं, और इसका ग्राफ अपने को कुछ यूं दे रखा है। वी और टी, तो वी और टी में तो अपने को पता है, चलो 3 अलग अलग बिंदुओं पे ढाल बनाओ। यहां बना के देखा, ये थीटा 1 है, फिर यहां बना के देखा तो ये थीटा 2 है, फिर यहां बना के देखा तो ये इससे भी बड़ा है थीटा 3। तो हम कहेंगे कि थीटा 3 सबसे बड़ा है, थीटा 2 से भी और थीटा 1 से भी। मतलब ढाल लगातार बढ़ रही, और ढाल लगातार बढ़ने का मतलब है त्वरण लगातार बढ़ रहा है। मतलब ये हुआ कि भाई साहब ये एक ऐसी वस्तु का ग्राफ है जो कि बढ़ते हुए त्वरण से गति कर रही है। ऐसी वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है जिसका त्वरण लगातार बढ़ रहा है। समझ में आई क्या बात? कैसे पता लगा? गया मैं ग्राफ पर, मैंने 3 बिंदुओं पे ढाल बनाई, ढाल लगातार बढ़ रही थी, तो मैं कहूंगा कि ढाल लगातार बढ़ रही है, मतलब त्वरण लगातार बढ़ेगा। और त्वरण लगातार बढ़ने का मतलब है कि भाई साहब इसका त्वरण लगातार बढ़ रहा है, ये उस वस्तु की गति का ग्राफ है। चलो इसी में कंडीशन नंबर 4 ले लेते हैं अपन। अब आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आने लग गया होगा कि ग्राफ कैसे बन रहा है। इस बार का ग्राफ ऐसे दे रखा आपको, सबसे पहले इस पॉइंट पे गए, यहाँ ढाल बनाया थीटा 1, फिर यहाँ ढाल बनाया थीटा 2, फिर यहाँ ढाल बनाया थीटा 3। तो देखो थीटा 3 सबसे छोटा है, मतलब इसकी ढाल जो है वो लगातार घट रही है, और ढाल लगातार घटने का मतलब है त्वरण लगातार घट रहा है। मतलब ये एक ऐसी वस्तु का ग्राफ है जिसका त्वरण लगातार घट रहा है। असमान त्वरित गति, असमान त्वरित का मतलब त्वरण असमान है, मतलब बदल रहा है। असमान त्वरित गति का ग्राफ है जिसका त्वरण घट रहा है। ऊपर वाला भी असमान त्वरित गति का था जिसका त्वरण लगातार बढ़ रहा था, और ये लगातार घट रहा है। समझ में आई कहानी? क्लियर है इतनी बातें? तो चलिए बच्चों, अब अपन और आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने क्या किया कि अपन ने एक्स-टी ग्राफ पढ़ लिया, अपन ने वी-टी ग्राफ पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे त्वरण समय आलेख। त्वरण समय आलेख
चलिए पढ़ते हैं। त्वरण समय आलेख। तो पहला ग्राफ इसमें अपन ने बनाया ये वाला ग्राफ है, एटी ग्राफ है, ये ए और टी के बीच में खींचा हुआ है। इधर ए ले लिया, इधर टी ले लिया। और ऐसा बना दिया। तो पहली बात तो देखो कि समय के साथ त्वरण नहीं बदला, मतलब ये त्वरण है इसके पास, इस वस्तु की जिसका भी अपन ने ग्राफ खींचा है उसके पास त्वरण है, लेकिन वो त्वरण बदल नहीं रहा है समय के साथ। इसका मतलब ये समान त्वरित गति से गतिशील किसी वस्तु का ग्राफ है। समान त्वरित का मतलब त्वरण नहीं बदलना, समान त्वरित गति का ग्राफ है ये। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? तो अपन सिंपल सा है ये। तो चलो इसमें कंडीशन नंबर सेकेंड और लेके देख लेते हैं, हालांकि इतना आपको काम नहीं आएगा लेकिन फिर भी बना देते हैं। ए और टी ग्राफ अपने खींचा ऐसा। तो देखो t बराबर 0 पर इसके त्वरण का मान 1 था, t बराबर 1 पर त्वरण का मान ये हो गया 2, t बराबर 3 पर 2 पर त्वरण का मान हो गया 3। तो देखो ये असमान त्वरित गति का ग्राफ है, त्वरण बदल रहा है लेकिन समान अंतराल में समान त्वरण बदल रहा है। 0 से 1 सेकेंड में 1 बदला, फिर 1 से 2 समय उतना ही है तो भी 1 ही बदला, समान समय अंतराल में समान त्वरण बदल रहा है। तो ये असमान गति का ग्राफ है, असमान त्वरित गति का ग्राफ है जिसका त्वरण नियत समय अंतराल में नियत बदल रहा है। मतलब 1 घंटे में 5 बदल रहा है तो अगले 1 घंटे में भी 5 ही बदलेगा, अगले 1 घंटे में भी 5 ही बदलेगा। 1 सेकंड में 1 बदल रहा है तो अगले 1 सेकंड में भी एक ही मान बदलेगा, अगले 1 सेकंड में भी एक ही मान बदलेगा। तो ये असमान त्वरित गति का ग्राफ है। इसी कंडीशन में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मान लो ग्राफ यदि ऐसा बना दे तो, ग्राफ यदि ऐसा बना दे तो हम कहेंगे कि देखो भाई साहब त्वरण तो बदल रहा है ना। देखो यहाँ पे t बराबर 0 पे त्वरण 1 था, t बराबर 1 पे त्वरण जो है वो 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया। फिर t बराबर 2 पर जो त्वरण है वो 3 हो गया। फिर 4 पर जो त्वरण है देखो ये 5 हो गया, इस तरह से। तो ये जो है ग्राफ वो भी है समान त्वरित गति का, लेकिन समान समय अंतराल में समान जो है वो त्वरण नहीं बदल रहा। तो ये दोनों ग्राफ जो हैं वो असमान त्वरित गति के हैं, और ऊपर वाला जो कंडीशन फर्स्ट का ग्राफ था वो समान त्वरित गति का ग्राफ था। तो बच्चों ये सारे ग्राफ जो हैं वो आपके सिलेबस में शामिल हैं। इन सब ग्राफ को की शकल सूरत देख के आपको पहचान में आना चाहिए कि ये किस किस का ग्राफ है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो 4 ग्राफ तो अपन ने एक्सटी में बनाए हैं, है ना। 4 ग्राफ तो एक्सटी में बनाए हैं, 4 ग्राफ अपने वीटी में बनाए हैं, 8 और 2 ग्राफ अपन ने जो है वो चलिए 3 ग्राफ अपन ने इसमें बनाए हैं त्वरण समय आलेख में यानी 80 में। तो ये टोटल 11 जो ग्राफ है वो आपको याद रखने हैं। इनके शकल सूरत देखते ही पता लगना चाहिए कि समान त्वरित है कि वेग बदल रहा है कि समान बदल रहा है कि ऋणात्मक त्वरण है कि धनात्मक त्वरण है, वगैरह वगैरह सारी बातें आपको ग्राफ की शकल से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज की क्लास में अपन ग्राफ ही पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है वो अपन नए टॉपिक के साथ आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में।